नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है नवंबर 2, 2023। हेडलाइंस देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो GST रेवेन्यू से पहले होने जा रही है हमारा इंडियन इकोनॉमी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और GST के अंदर हम इसे पढ़ सकते हैं। राफा बॉर्डर ओपन, ये इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उससे है, इजिप्ट से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर से। विजन 2047, ये इंडिया का एक विजन है 2047 के लिए, जब भारत को 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर से। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा, यह हमारा पॉलिटिकल फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के अंदर से होने जा रहा है। इजराइल US रिलेशंस, यह हमारा डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर से होने जा रहा है। WHO रीजनल पोस्ट टू बांग्लादेश, यह हमारा इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और WHO के अंदर से होने जा रहा है। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया डेटा, यह हमारा रोड सेफ्टी के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। साथ ही मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी जो न्यूज़ एनालिसिस की रीच है वो बढ़ाई जा सके। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो GST से हमारी पहली खबर होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको GST का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। तो GST एक तरह से टैक्स है जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत के अंदर दो कैटेगरीज के अंदर टैक्स लिए जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना पड़ता है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं और वहां पर आप उस होटल पे खाना खाते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो वहां पर आपको GST भरना पड़ेगा। GST के अंदर तीन चीजें हैं, एक है केंद्र का GST, दूसरा है राज्य का GST और तीसरा है अंतरराज्यीय GST। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटर स्टेट GST। ये तीन तरह के GST जो हैं उनके अंदर से GST को कलेक्ट किया जाता है। अब ये GST का जो फंक्शन है ये 2017 के बाद भारत के अंदर लागू किया गया था। शुरू में देखने को मिलता था कि जब GST लागू किया गया है भारत के अंदर, उस टाइम पर जो कलेक्शन होता था रेवेन्यू का वो था 90,000 करोड़, 80,000 करोड़ और बहुत अधिकतम जाता था तो 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचता था। लेकिन 2022 के बाद से हमें देखने को मिला है कि जो GST का रेवेन्यू है भारत सरकार का वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर हम अक्टूबर 2022 की बात करें तो करीबन 1.52 लाख करोड़ रुपए भारत का जो रेवेन्यू था GST से वो निकल कर आया। और फेब 2023 में भी यही कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं कि करीबन 1.5 लाख करोड़ के अराउंड ये रहता है। अगर हम केवल 2023 की बात करें तो 2023 के पहले 2 क्वार्टर के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो GST रेवेन्यू का एवरेज है भारत सरकार का वो है 1.6 लाख करोड़ रुपए। अब यहां पर आप देखेंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में यहां पर 2023 में जो रेवेन्यू है वो 1.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब यहां पर जब अक्टूबर 2023 का आंकड़ा निकल कर आया है, डाटा निकल कर आया है रेवेन्यू का, GST रेवेन्यू का, तो हमें मिला है कि अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का GST रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। अब यहां पर आपको एक चीज जाननी है कि जो GST लागू किया गया था भारत के अंदर, तो शुरुआत में बहुत सारी इसमें दिक्कतें और कमियां निकल कर आई, लेकिन बाद में जब काउंसिल की मीटिंग हुई, GST काउंसिल की मीटिंग के बाद ऐसे फैसले लिए गए जिससे हमें देखने को मिला है कि अब के दौर में जो GST का रेवेन्यू है वो अराउंड डबल हो गया है गवर्नमेंट को मिलना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो GST 2017 में लागू किया गया था वो एक इनिशियल फेज था और अब ये अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगा है। ये जो टैक्स लेने का सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम चलते हैं। तो अगली खबर हमारी इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट से होने जा रही है। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, पिछले न्यूज़पेपर जिन्होंने हमारे साथ कवर किए हैं, तो उन्हें पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के कुछ आतंकवादी गाजा स्ट्रिप को क्रॉस करके इजराइल के अंदर घुस आते हैं और वहां पर आकर बारबेरिक किलिंग करते हैं वहां के इंडिविजुअल जो सिटीजन है इजराइल के उनकी। साथ ही हमास के जो आतंकवादी हैं वो गाजा की टेरिटरी से ही करीबन 5,000 मिसाइल दागते हैं इजराइल के अंदर, जिसमें करीबन 1800 इजरायलियों की अभी तक मौत हो चुकी है। अब इसी चीज पर रिटेलिएशन करते हुए इजराइल ने हमास आतंकवादी संगठन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया और गाजा सिटी जहां पर हमास आतंकवादी लोकेटेड हैं और वहां की टनलों के अंदर वो रहते हैं, वहां पर सरकार भी चलाते हैं, एजेंसी चलाते हैं। तो इजराइल ने हमास आतंकवादियों को टारगेट करना शुरू किया और रॉकेट दागने शुरू किए गाजा सिटी के अंदर।
इसके बाद ये जब रॉकेट दागे जाते हैं तो ये बिल्डिंग्स पे भी दागे जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं, आम आदमी जहां पर रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस गाजा सिटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, गाजा के अंदर। अब यहां पर आपको एक चीज जाननी है कि जो गाजा है, ये आप मेरे साथ मैप पर आ जाइए तो आपको यहां मैप से समझना है कि ये इजराइल है, यहां पर आप देख सकते हैं, और ये गाजा है, ये इजिप्ट है, तीसरी कंट्री। और गाजा से इजिप्ट जाने के लिए एक बॉर्डर है जिसे हम कहते हैं राफा क्रॉसिंग। अब जब वॉर चल रही थी तो ये राफा क्रॉसिंग बंद थी बहुत दिनों से, लेकिन कल कुछ समय के लिए इस क्रॉसिंग को खोला गया और पहली बार बहुत सारे लोग जो अपने घर छोड़कर, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जो सेफ नहीं फील करते हैं गाजा के अंदर कि उनकी कभी भी मौत हो सकती है किसी मिसाइल अटैक से या ग्राउंड फोर्सेस के अटैक से, तो वो सब इजिप्ट निकल गए हैं राफा क्रॉसिंग से। और ये पहला जत्था जो है ये रवाना हुआ है इजिप्ट की तरफ। और बहुत सारे इनमें लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल इंडिविजुअल बचे हैं किसी फैमिली से, उनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है और वो केवल अकेले ही सर्वाइवर बचे हुए हैं। यहां पर अब आपको एक चीज और समझनी है कि अभी ये जो वॉर चल रही है इजराइल और गाजा के बीच में, इसमें अभी तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, 8,700 फलस्तीनी अभी तक मारे जा चुके हैं और जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और करीबन 22,000 लोग अभी भी सीरियसली वाउंडेड हैं। क्योंकि गाजा के ऊपर इजराइल का अटैक चल रहा है तो वहां पर जो नॉर्मल फैसिलिटी होती है जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी या पानी की सप्लाई, इसे भी इजराइल ने रोक दिया था। और इन्हीं सब चीजों के कारण वहां के जो आम लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, बहुत ज्यादा मौतें हो गई हैं गाजा के अंदर। और इजराइल का कहना है कि अभी जब तक वो हमास के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता तब तक ये वॉर चलती रहेगी। इजराइल का कहना है कि ये वॉर अभी लंबी होने जा रही है। आगे हम चलते हैं तो ये विजन 2047 से ये न्यूज होने जा रही है, जिसने कल का न्यूज़पेपर हमारे साथ कवर किया था तो मैंने बताया था कि भारत सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करने जा रही है जो कि ब्लूप्रिंट होगा कि कैसे 2047 तक हम भारत को किन डेवलपमेंट इनिशिएटिव से, किन पॉलिसीज से ऐसा बना सकें कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। अभी जब आपको जानना है तो भारत अभी करीबन $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और ये टारगेट है 2047 तक का। ये जो विजन प्लान 2047 लाया गया है भारत सरकार द्वारा, आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, याद रखना है कि इस डॉक्यूमेंट का नाम है विजन इंडिया 2047 प्लान। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन हैं और जो इसका बेसिक मेन टारगेट है वो है भारत की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन की बना देना। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है कि कैसे हम इस टास्क को पूरा करने जा रहे हैं और साथ ही इसके अंदर मेंशन है कि कैसे हम अपने जो लोग हैं भारत के अंदर उनकी पर कैपिटा जीडीपी को माफ कीजिएगा बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर क्रिटिक्स का कहना है कि भारत का जो ये विजन डॉक्यूमेंट आया है 2047 तक, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसके लिए अगर हमें $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए होगी तो हमारी जो ग्रोथ रेट है भारत की वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रोथ रेट है भारत की वो डबल डिजिट्स के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब भारत सरकार का क्या विजन है, भारत सरकार क्या सोचती है कि भारत जो है वो 2030 से 2047 के बीच में करीबन 9% की ग्रोथ रेट रखने जा रहा है। अब ये तो आगे ही देखने वाली बात है कि क्या भारत 9% का ग्रोथ रेट रखेगा 2030 से 47 तक, कंसीडरिंग जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उन्हें कंसीडर अगर हम करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम वर्ल्ड में वॉर चल रही है और कितनी लंबी ये वॉर चलेगी, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, साथ ही अभी कुछ दिनों पहले इजराइल ने गाजा के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए हैं। तो अगर जो हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अगर वो चेंज होती है तो उसका असर है वो हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्लान है विजन 2047 प्लान, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ब्लूप्रिंट, एक गोल दिया गया है जो भी भारत के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उनको, ताकि भारत जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा 2047 तक छू सके। और आपको जानना है कि 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा। आगे हम चलते हैं, अगली खबर होने जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं, आप जानते हैं। इन्हें जो हमारी इलेक्शन कमीशन है ये इन्हें नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का दर्जा देती हैं। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है ये एक ऐसी स्कीम लाई गई थी 2017 के बाद से भारत सरकार द्वारा, जिससे अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है तो आप जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं
और जाकर अपनी किसी भी जो भी आपकी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी है उसे डोनेशन कर सकते हैं। अब इसी को लेकर यहां पर बहुत सारे चीजें ऐसी निकल कर आई हैं जिसकी वजह से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये क्वेश्चनिंग में पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुनने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गठित करती है, जिसे हम कहेंगे संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ की घटना होती है और वो इस स्कीम को सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो विपक्ष है जो कहता है कि ये स्कीम फेवर करती है जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी को, या जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसे ये फेवर करती है, वो अपने आर्गुमेंट्स रख रहे हैं। और ये उन आर्गुमेंट से आप एक डाटा समझ सकते हैं। यहां पर हम नेशनलिस्ट पार्टी देखते हैं, जो ये नेशनल पार्टीज हैं, यहां पर दूसरे चार्ट में है ये बीजेपी और कांग्रेस। तो अगर हम टोटल इनकम देखेंगे नेशनल पार्टीज की, जैसे मान लेते हैं ए, ठीक है, तो ये नॉन इनकम सोर्स है कि हमें पता है कि ये पैसा कहां से डोनेट किया गया है। तो आप यहां 2014, 15, 16, 17 में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन था वो 1046 करोड़ रुपए था और 2018, 19, 21, 22 में बढ़ गया, ये दुगना से ज्यादा हो गया है 2620 करोड़ रुपए। अब ऐसे यहां पर आप मेरे साथ आ जाइए, टोटल इनकम इलेक्टोरल बॉन्ड से हम अगर देखेंगे तो अगर बीजेपी का यहां हम देखेंगे तो यहां पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं आई थी 2015 से 17 के बीच में, तो ये जीरो ही रहेगा यहां पर। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो फंडिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 5062 करोड़ रुपए ये इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस को मात्र 947 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग मिली है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर से मिली है। तो यहां आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इस डिफरेंस को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। यहां पर आपको देखना है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा धन होगा, सबसे ज्यादा मसल पावर होगी, साथ ही साथ उसके पास गवर्नमेंट की भी पावर होगी, वो फिर कैसे दूसरी जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्हें कैसे धीरे धीरे खत्म कर सकती है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि 5062 करोड़ रुपए में और 947 करोड़ रुपए में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड से पिछले 5 साल में जो डोनेशन आया है उनका आंकड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी को 5271 करोड़ रुपए का डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। अब यहां हम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, वाईएसआरसीपी, डीएमके, टीडीपी और अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो अगर हम इन सब को अगर जोड़ भी दें, जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो टोटल अमाउंट है उसका 1/4 भी नहीं बैठेंगे। तो आप यहां समझ सकते हैं कि इससे एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो उसे क्यों इतनी ज्यादा फंडिंग मिल रही है और जो विपक्षी दल है उसकी फंडिंग क्यों कम हो रही है। यहां पर अगर आप गवर्नमेंट से जाके पूछेंगे तो गवर्नमेंट सीधा आपको जवाब देगी कि हम बहुत फेमस हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतनी ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू आपको मैं समझाऊं तो मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप जब अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि आप कांग्रेस को फंड करने जा रहे हैं। जो आप कांग्रेस को फंड देंगे तो आपका जो भी डाटा होगा नो योर कस्टमर से, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रखा जाएगा। अब जो रूलिंग डे गवर्नमेंट है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, ये जाकर स्टेट बैंक से देख सकती है कि किस इंडिविजुअल ने किस पार्टी को कितने रुपए डोनेट किए हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो सारी चीजें देख सकती है कि किस बिजनेसमैन ने किसे पैसा दिया, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो नहीं देख सकते, वो नहीं जान सकते कि किसने किसे कितनी फंडिंग की है। अब अगर आप एक बिजनेसमैन है तो ऑफकोर्स आप जाकर उसी पार्टी को फंड करेंगे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, और अगर आप किसी और को फंडिंग करते हैं तो इस पर आपको डर रहेगा कि जो प्रेजेंट डे रूलिंग गवर्नमेंट है वो आपके जो बिजनेस है उसे डुबा भी सकती है। आगे हम देखते हैं अगले चार्ट से, तो ये अननोन इनकम के सोर्सेज हैं नेशनल पार्टीज को जो मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से 2021-22 में 1812 यहां आप देख सकते हैं करोड़, और 2019-20 में 2994 करोड़। तो जो एक चीज कही जा रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने से हमें पता रहेगा कि डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा रहा है वो कहीं ब्लैक मनी तो नहीं डोनेट की जा रही है। तो यहां पर अगर आप डाटा से नापेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी ये अननोन सोर्स से इतना ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जा रहा है। जैसे हम 2019-20 की बात करें, जब चुनाव का टाइम था, 2019 के लोकसभा के इलेक्शन थे, उस टाइम आप देख सकते हैं कि जो अननोन सोर्स से फंडिंग थी, ब्लैक मनी हम इसे कह सकते हैं डायरेक्टली, तो ये थी करीबन 2994 करोड़ रुपए। अब आपको समझना है यहां कि अगर भारत सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई है तो यहां पर हमें
अननोन सोर्सेज को बहुत कम देखना चाहिए था, बहुत कम होना चाहिए था। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो अननोन सोर्सेज से फंडिंग है वो अभी भी जस की तस बनी हुई है, बढ़ी हुई है। इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, और जल्द ही फैसला इस पर आने वाला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है क्या उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा या इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिससे जो रूलिंग डे गवर्नमेंट है वो ये ना पता लगा सके कि किस इंडिविजुअल ने किस पर्सन को, किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। आगे हम चलते हैं। ये एक इजराइल और यूएसए से न्यूज होने जा रही है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल रिलेशंस बताएगा यूएस और इजराइल के। तो शुरू करते हैं, लिखा क्यों गया है ये। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वोट पड़ रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उस वोट पर वीटो डाल दिया। और ये जो रिजोल्यूशन था, ये रिजोल्यूशन कह रहा था कि इजराइल और गाजा के बीच में जो वॉर चल रही है इसे हमें पॉज कर देना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर बन गया है, लोग वहां पर मारे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा घायल लोग हैं, जिसकी वजह से जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं या हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रिजोल्यूशन जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो लगा दिया। वीटो का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया कि कोई पॉज नहीं होगा, और जो इजराइल गाजा के ऊपर वॉर कर रही है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ खड़ा है और वो इस वॉर को जारी रखना चाहता है। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे 1948 के टाइम पे जब इजराइल की घटना हुई एज ए देश की तरह, तो यूनाइटेड स्टेट्स ही पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। और हमेशा हमें देखने को मिला है कि 1967 के बाद से जब भी जो इजराइल फलस्तीन की टेरिटरी पे आगे कब्जा करता जा रहा है, उसके बाद भी हमें देखने को मिला है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अनकंडीशनल सपोर्ट देता है इजराइल को, हमेशा से फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, मिलिट्री का सपोर्ट भी देता है और पॉलिटिकल सपोर्ट। यहां पर आप जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो लगाया गया है यूएस द्वारा, इससे समझ सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो यूएस और इजराइल का रिलेशन है वो आज से ही ऐसा नहीं है, वो बहुत पहले से ऐसा बना हुआ है। और हमें हमेशा देखने को मिला है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इजराइल के साथ हमेशा खड़ा होता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, और हर तौर पर उसकी इजराइल की मदद करने के लिए तैयार रहता है यूनाइटेड स्टेट, चाहे वो मिलिट्रीली हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प हो या पॉलिटिकल सपोर्ट देने की बात हो। आगे हम चलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया से एक न्यूज आ रही है। रीजनल ऑफिस के यहां पर चुनाव हुए और उसमें बांग्लादेश की साइमा वाजीद को रीजनल पोस्ट का हेड बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल हेड बनाई गई हैं साइमा वाजीद। आपको ये याद कैसे रहेगा कि ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी बेटी हैं। अगली जो न्यूज आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक डाटा सेक्शन से है, आप डायरेक्टली चार्ट पर आ जाइए मेरे साथ। तो ये ईयर बताएगा यहाँ पर 2018, 2019, 2020, 2021। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट बताएगा, कितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं, 4.7 लाख। 2019 में 4.56 लाख, 2020 में 3.72 लाख। यहाँ आप देख सकते हैं लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, तो एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट है वो कम है। 2021 में फिर बढ़ गए हैं 4.12 लाख और 2022 में 4.61 लाख ये रोड एक्सीडेंट्स हैं। इसके बाद फैटेलिटीज जिसमें हम मौत कहेंगे तो कितनी मौतें हुई हैं, 1.57 लाख, 2019 में 1.58 लाख, ऐसे 2022 में 1.68 लाख। अब यहाँ सीवियरिटी देखेंगे तो 100 एक्सीडेंट में कितने एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो 100 एक्सीडेंट में यहाँ 2018 में 32 लोग मर जाते थे, 2022 में 36 लोग मर जाते हैं 100 पर, अगर हम 100 एक्सीडेंट के साथ नापें तो। अब आप ये देख लें कि ये जो डाटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस पर पा सकें। आज के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।